पिछले दो लेक्चर में हम लोग बालक इलेक्ट्रोस्टैटिक, हम क्लास 12 की फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। क्लास 12 की पहला चैप्टर है जिसमें हम पहले से दो लेक्चर आपको पढ़ा चुके हैं। उन दोनों लेक्चरों में हम विद्युत आवेश के विषय में पढ़े हैं। तो जो बच्चा पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है वह पहला और दूसरा लेक्चर जाकर के आप लोग देख लो, ठीक। उसका मैंने पीडीएफ भी टेलीग्राम पर दे रखा है। टेलीग्राम का लिंक यूट्यूब चैनल पर मेरे है, वहां से आप टेलीग्राम का लिंक लेंगे, उसके बाद टेलीग्राम में जाएंगे, आपको विद्युत आवेश का पीडीएफ आपको मिल जाएगा जो कि हमने क्लास में पढ़ा रखा है। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस यूपी बोर्ड में आए हैं, चाहे आपके कंपटीशन में नीट या जेई वगैरह में आए हैं, सब क्वेश्चन मैंने उसमें करा रखा है। और आज हम लोगों को क्या पढ़ना है बालक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड लेक्चर पढ़ना है जो कि हमारा कूलाम का नियम है। इसमें हम कूलाम के नियम के विषय में पढ़ेंगे। तो कूलाम का नियम क्या होता है, यही चीज हम लोगों को पढ़ना है। क्या पढ़ना है बालक? कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ क्या होता है, यही चीज हम लोगों को पढ़ना है। तो इसके लिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि मेरे पास आवेश जो होता है दो प्रकार का होता है, एक प्लस आवेश होता है और एक माइनस आवेश होता है। तो एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाता है, एक आवेश दूसरे आवेश पर क्या लगाता है? बल लगाता है। तो ये प्लस आवेश को प्रतिकर्षित करता है, यानी ये प्रतिकर्षण बल तब लगाएगा। और माइनस आवेश जो है प्लस आवेश को अपनी ओर खींचता है, जिसको हम आकर्षण बल कहते हैं। अपनी ओर खींचता है तो जिसको हम आकर्षण बल कहते हैं। तो हम लोग पहले के दो लेक्चर में जान चुके हैं कि समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है तथा विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है। तो हमको इसमें थोड़ा सा और स्टार लगा के पॉइंट जाना है कि वैद्युत बल क्या होता है। वैद्युत मीन्स आवेश, बल माने बल, यानी आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। यह कितने प्रकार का होता है? तो ये दो प्रकार का होता है। ठीक, एक कौन सा बल तब होगा? प्रतिकर्षण बल। और एक कौन सा बल होगा? आकर्षण बल। तो प्रतिकर्षण बल को कैसे आप डिफाइन करेंगे? तो समान प्रकार के आवेशों के बीच लगने वाले बल को प्रतिकर्षण बल कहते हैं तथा विपरीत आवेशों के बीच लगने वाले बल को आकर्षण बल कहते हैं। तो हम लोग ये जान चुके हैं कि एक आवेश दूसरी आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाता है, परंतु हमको ये नहीं अभी पता चला है कि अगर बल लगाता है तो कितना बल लगाता है, इनके बीच आवेशों के बीच में कितना बल लगता है। तो इस बात को हम कूलाम के नियम के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। कूलाम के नियम के थ्रू हमको पढ़ना है। तो कूलाम ने आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित एक नियम दिया। इनकी सबसे खास बात क्या थी कि दो आवेश इन्होंने लिया, लेकिन दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए। कूलाम का नियम हम तभी लागू करते हैं जब दोनों आवेश स्थिर हो, एक बात है। दूसरा इनका कंडीशन क्या है? बिंदु आवेश होने चाहिए। कौन सा आवेश होने चाहिए? पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश होने चाहिए। पहला तो स्थिर होना चाहिए, दूसरा बिंदु आवेश होना चाहिए। तो अब हमें क्या लेना पड़ेगा बालक? स्थिर बिंदु आवेश लेना पड़ेगा। कितने स्थिर बिंदु आवेश लेना है? दो। तो कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेश ले लिया। एक को उन्होंने नाम दिया Q1, दूसरे को उन्होंने नाम दिया Q2। एक को नाम दिया Q1, दूसरे को नाम दिया Q2। इनके बीच की दूरी कितनी इन्होंने ले लिया? इनके बीच की दूरी स्मॉल r इन्होंने ले लिया है। तब अब इन दोनों के बीच में बल लगेगा। Q1 Q2 पर बल लगाता है और Q2 Q1 पर बल लगाता है। तो बेटा कितना बल लगाता है, यही चीज हमको निकालना है। बल का क्या परिमाण होगा? तो कूलाम ने बल और आवेश के बीच में इन्होंने एक संबंध व्यक्त किया, जिसको हम कुछ इस कदर सीखते हैं। यथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। बोलो क्या होगा? Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर।
अब इसी को हमें डिफाइन कर देना है, तो थोड़ा सा समझते हैं। Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 को हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो स्थिर, यह को पहले क्या पढ़ते हैं, दो स्थिर, दो कितने, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, क्या नाम है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला ये बल है। क्या है, आगे देखो, दोनों आवेशों के बीच में क्या है, गुणा, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा, और क्या है, आर माने क्या है, आवेशों के बीच की दूरी, और आर स्क्वायर का मतलब आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग, और नीचे होने का मतलब है व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि कुल मिलाकर इन्होंने इस नियम के अनुसार, इन्वर्टेड कामा में आप क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे इस नियमानुसार, इन्वर्टेड कामा में क्या लिखेंगे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा क्या है, तथा क्या है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये कूलाम का नियम है, क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। इसके बाद हमको फिजिक्स में तो पता है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, तो हमको फिजिक्स में पता है कि अनुक्रमानुपाती का निशान जब हम हटाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं, तो उसके प्लेस पर एक हम अलग से कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो यह बराबर क्या पाओगे आप, के Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। तो इन्होंने यही बल को डिफाइन किया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में जो बल लगता है यह बराबर के टाइम्स Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। अब हमें के का इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि यहां पर व्हाट इज के क्या है। तो के के विषय में इंफॉर्मेशन कूलाम ने क्या दिया है कि जहां के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अब इसकी जब वैल्यू उन्होंने, अब अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसकी क्या वैल्यू होगा, तो जब के का वैल्यू निकाले कूलाम, तो इन्होंने पाया 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो अब इसके विषय में हमें इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि ये क्या है बालक, ये एप्सिलॉन है। इसको हम पढ़ते हैं, इसको हिंदी भाषा में पढ़ते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, इसको हिंदी में पढ़ते हैं एप्सिलॉन, ठीक। और लेकिन इसका रियल में नाम क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता। तो कैपिटल के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसे पढ़ेंगे एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को कहते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता। अब एप्सिलॉन की वैल्यू कितने के बराबर होता है, तो एप्सिलॉन बराबर पाया गया एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल के। एप्सिलॉन बराबर क्या पाया गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल के। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है, इस पर यूपी बोर्ड के क्वेश्चन है जिसको हम लोग करेंगे। अब हमें फिर दो लोग नए नए इंसान दिख गए, नए नए इंसान क्या दिख गए भाई, एक कौन है एप्सिलॉन, इसको पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट। इसको कहते क्या है, ये तो है एप्सिलॉन क्या है, वैद्युतशीलता है। लेकिन एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। अब के क्या है, के के विषय में इंफॉर्मेशन दो भाई। तो के क्या है, स्मॉल के इसको कहते हैं, ये माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक। स्मॉल के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक।
तांक। तो इस प्रकार से कैपिटल के बराबर, इस प्रकार से हमको कैपिटल के बराबर हमको क्या मिल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन के प्लेस पर क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल के। अब के का वैल्यू उठाकर यहां पर हम लोग रख देते हैं तो हमें बल का वैल्यू मिल जाता है। तो एफ बराबर आपको क्या मिल जाएगा, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के Q1 Q2 अपान आर का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये पूरा आपको यहां पर मिल जाता है। तो अब क्या क्या था एक बार देख लो, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाए, कैपिटल के लगाएं। कैपिटल के क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, माध्यम की वैद्युतशीलता। अब इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल के होता है। एप्सिलॉन बराबर क्या लिखोगे, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक, के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। इस तरीके से एफ बराबर हमको ले जाकर पूरा कैपिटल के का वैल्यू उठाकर यहाँ पे रख देंगे तो एफ बराबर हमको क्या मिल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान आर का स्क्वायर। बोलो भाई, बोल बोल के पढ़ो, क्या है बोल कराता। एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 अपान आर का स्क्वायर। बोल बोल के पढ़ोगे तो ज्यादा याद होगा। ठीक, अब इसके विषय में क्या लिखोगे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कितने स्थिर आवेश लिए थे बेटा, 2 स्थिर बिंदु आवेश लिए थे। तो इसे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल कहते हैं। इसे क्या लिखोगे, इसे 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, या इसी को हम लोग कुलामीय बल भी कहते हैं, कुलामीय बल भी कहते हैं। और इस नियम को कुलाम का नियम कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से बालक कुलाम का नियम आपको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान आर का स्क्वायर। आगे की स्टोरी आपको पता होना चाहिए। फार्मूला क्या मिल गया, ऊपर ही आपको फार्मूला दिख रहा है। अब ये कूलाम का नियम आपको क्लियर हो गया है, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट एसआई कूलाम के नियम में पढ़ेंगे जो कि हमारे काम की चीज है। ठीक, या इसी में हम स्टार लगा के एक पॉइंट पढ़ते हैं, विशेष स्थिति। विशेष स्थिति, कूलाम के नियम में विशेष स्थिति अपने को पढ़ना है बेटा। क्या विशेष स्थिति है, तो वायु या निर्वात, किसके लिए, वायु या निर्वात, वायु या निर्वात के लिए हमें बल लिखना, लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, वायु या निर्वात में स्थित 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल, ये हेडिंग आप लिखेंगे। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वायु या निर्वात, वायु या निर्वात के लिए स्मॉल के का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब हमारा बल क्या हो जाएगा, अब हमारा बल F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की जगह 1 लिखो या मत लिखो, इधर क्या था अलग से, Q1 Q2 अपान आर का स्क्वायर। तो ये तुमको बल मिल गया। ये कहां पर बल मिला है, वायु या निर्वात में। वो कहां पर मिला था, वायु या निर्वात के अतिरिक्त किसी भी माध्यम में। किसी भी माध्यम का क्या मतलब है, इन द सेंस किसी भी माध्यम का मतलब यह है कि वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई भी माध्यम, इसका मतलब है पानी भी हो सकता है, कोहरा भी हो सकता है, बर्फ भी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, धुंध हो सकता है, A to Z कुछ भी हो सकता है। ठीक, बस क्या नहीं रहना चाहिए, वायु या निर्वात। तो वायु या निर्वात के लिए अब ये वाला फार्मूला आपका सही है, वायु या निर्वात। और ऊपर वाला फार्मूला किसके लिए सही था,
किसी भी माध्यम के लिए। ठीक, तो इस तरीके से कूलाम के नियम की विशेष स्थिति कंप्लीट होती है। आप लोगों को नोट्स भी आप बनाते चलो साथ में। अगर आप नोट्स नहीं बना पाते हो तो आपको YouTube पे जाएंगे और आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक आपको, तो वहां टेलीग्राम से आप PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आपका बहुत भयंकर टाइप का नोट्स मिल जाएगा, जो आपको इधर उधर कहीं आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप नोट्स पढ़ लोगे, वीडियो लेक्चर देख लेते हो, तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि आपको 97-98 नंबर पाने से कोई रोक सके। मेरे कोचिंग के बच्चे, SKB स्टडीज के बच्चे 97-98 नंबर हर साल कम से कम, बहुत सादा बच्चे तो अक्सर पाते रहते हैं 97-98 नंबर, उनका अक्सर आता रहता है। तो आप लोग कभी आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं इस SIP। हम कूलाम के नियम से SIP पढ़ेंगे। SIP का फुल फॉर्म मैं बता देता हूं। मेरे कोचिंग के SKB स्टडीज के बच्चे तो ऑलरेडी जानते हैं, आप भी जान जाओ। S माने होता है सम, I फॉर इंपॉर्टेंट, P फॉर पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें से पहला हमको सम इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमको पहला पढ़ना है कि जो वैद्युत बल होता है, कौन सा बल? वैद्युत बल। वैद्युत बल जो होता है ये गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है? प्रबल होता है। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है, ये थोड़ा प्रबल होता है। ठीक, अब कितना प्रबल होता है ये आगे के लेक्चर में हम आपको बताएंगे। इन दोनों में जब हम तुलना करेंगे तो आप वहां पे जान जाएंगे। ठीक, दूसरी सबसे बड़ी बात इसकी होती है कि वैद्युत बल जो होता है वैद्युत बल जो होता है ये संरक्षी बल होता है। ये संरक्षी बल होता है। आपको जैसे गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल होता है, वैसे वैद्युत बल भी संरक्षी बल होता है। अब संरक्षी बल क्या होता है ये क्लास 11 के आपको क्लास 11 के फिजिक्स में पढ़ाया गया, बस याद कर लो। वैद्युत बल गुरुत्व बल से क्या होता है? गुरुत्व बल से क्या होता है? बड़ा होता है। वैद्युत बल संरक्षी बल होता है। ठीक, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बल क्या है इसका? ऐसा है कि आकर्षण बल भी होता है और प्रतिकर्षण बल भी होता है। इनमें आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों पाया जाता है। किसमें? वैद्युत बल में। ठीक, तीसरी बड़ी बात क्या होती है? अब हम इसका तीसरा SIP मतलब चौथी SIP इसका हम क्या पढ़ने वाले हैं? चौथा वाला जो SIP मेरे को पढ़ना है बेटा, ये क्या पढ़ना है? माध्यम में, माध्यम सूत्र हम लोग पढ़ेंगे। चौथे SIP में हमको सूत्र पढ़ना है। तो सूत्र में स्मॉल a पॉइंट हम पढ़ेंगे, स्मॉल a पॉइंट पढ़ेंगे। वायु या निर्वात में वैद्युत बल। वायु या निर्वात में वैद्युत बल क्या होता है? तो आपको पता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। इसे वायु या निर्वात में है तो इसको हम FA से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट करते हैं? FA से। जहां एक डाटा हम आपको दे देते हैं, इसकी पूरी की वैल्यू, इसकी सामूहिक वैल्यू जो होती है 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है बेटा, वो 9.0 और 10 के पावर 9 होती है। 9.0 और 10 के पावर 9 होती है। ये A पॉइंट आप कंप्लीट किए। अब B पॉइंट इसका क्या पढ़ना है? पहला क्या पढ़े थे पॉइंट? वैद्युत बल गुरुत्व बल से प्रबल होता है, वैद्युत बल संरक्षी बल होता है, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों होता है। सूत्र एक फार्मूला हमको पढ़ना है, एयर और वैक्यूम में, वायु या निर्वात में पढ़ना है। दूसरा फार्मूला हमें क्या पढ़ना है? वायु या निर्वात के अतिरिक्त, वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम में। कहा? वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम में हमको पढ़ना है। अगर अन्य माध्यम में हम पढ़ते हैं तो F बराबर, तो ये माध्यम के वजह से इसको हम FLM पढ़ेंगे। तो होता क्या है? 1/4πε0 नीचे क्या लग जाता है? ε0 के साथ K लग जाता है, क्योंकि ε0 के साथ K लग जाएगा।
क्या पाओगे, Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। क्या पा जाओगे, Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, जहां के स्मॉल के को आपको ऊपर बताया गया था माध्यम का परावैद्युतांक है। माध्यम का क्या है, परावैद्युतांक। तो आपने कितने एसआईपी पढ़ लिए बालक, 4 एसआईपी आप पढ़ लिए। ठीक, चारों एसआईपी आप नोट कर लो। ठीक, चारों एसआईपी नोट करने के बाद बेटा बालक मैं आता हूं एसआईपी नंबर 5 में। एसआईपी नंबर 5, एसआईपी नंबर जो 5 मेरे पास है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। क्या क्या क्वेश्चन है एसआईपी नंबर 5 में, एफए व एफएम में संबंध हमको पढ़ना होता है। एफए व एफएम में संबंध पढ़ना होता। तो एफए और एफएम में क्या संबंध होता है, ऊपर आप लोगों ने पढ़ा था कि एफएम बराबर, ऊपर आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि 1 अपान, जिसको मैंने इरेज कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। कॉपी में मिलाओ बेटा, कॉपी में मिलाओ, क्या पाए थे एफ है 1/4 पाई एप्सिलॉन के नहीं रहेगा, बस Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, तो एफएम बराबर, अब तुम ध्यान से अगर एक बात देखोगे तब तो जिनके पास दिमाग होगा वो समझ जाएंगे बालक, नहीं होगा तो मैं तो हूं समझाने के लिए, समझाने में मैं बहुत कैपेबल हूं, आपको किसी कारणवश समझा दूंगा। आप ना भी पढ़ना चाहेंगे तो भी अगर आप देखते रहेंगे वीडियो तो आपको 100% आपको समझ में आना है। तो देखो आना है कैसे, बस देखते रहो, बने रहो, लाइक सब्सक्राइब भी करते रहो आप लोग। ठीक, तो यहाँ पर क्या आप पाए हो, यहाँ पर देखो इतने के जगह, इतने की जगह देखो एफएस लिख सकते हैं कि नहीं, देख लो देख लो, हाँ सर लिख सकते हैं तो लिख दो भैया। तो एफ ए अपान क्या हो गया, नीचे बचा क्या है के, तो एफ ए बचे कौन बच गया के। तो आपको ये रिलेशन मिल गया कि एफएम बराबर एफ ए बचे क्या होता है, के होता है। अगर ये आप भूल जाते हो तो एफ बराबर आप न्यूटन लॉ में पढ़े, एफ बराबर क्या होता है एम ए। फादर ने मदर से कहा कि एम ए कर लो, एफ बराबर एम ए का क्या मतलब है, फादर ने मदर से कहा कि एम ए कर लो, इधर फादर इधर माँ, एफ बराबर एम ए। तो पहले एफ को किसके साथ आप सेट करोगे, एम के साथ, तो पहले एफ एम लिखोगे फिर बराबर, अब का एफ को किसके साथ सेट करोगे, ए, तो फादर मदर हो गए। अब बच कौन गए, कक्का, कक्का माने के, कक्का कहां चले गए नीचे, तो एफ एम बराबर एफ आई अपान के, एफ एम बराबर एफ आई अपान के, एफ एम बराबर एफ आई अपान के, एफ एम बराबर एफ आई अपान के। तो इस तरीके से फार्मूला आ गया। अब इन दोनों में आप इज्जत से देखो, एक बात थोड़ा सा जान जाओ, जो स्मॉल के विषय में हम आपको आगे के लेक्चर में बताएंगे या आगे के पॉइंट्स में बताएंगे। के का जो वैल्यू होता है आपको 1 से बेस में लेना होता है, कितना लेना होता है, 1 से ज्यादा। तो अगर देखा के का वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा से जब भाग दोगे तो एफएम का वैल्यू कुछ ना कुछ घटेगा कि नहीं घटेगा, हाँ सर घटेगा। जैसे एक एग्जाम्पल बता दो आप, तब समझेंगे कि घटेगा। वो एक एग्जाम्पल करते हैं, हम मान लेते हैं कि दोनों आवेशों को तुम एयर में रखे थे तब 80 न्यूटन का बल लग रहा था। दोनों आवेशों को एयर में रखे थे तो 80 न्यूटन का बल लग रहा था। और फिर उन दोनों आवेशों के बीच में ले जाकर कोई के परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दिए, जिसकी के की वैल्यू मान लो कितना था, 8 था। तो अब बल कितना लगेगा, हमने अब माध्यम भर दिया, इसको माध्यम से माध्यम भर दिए, आवेशों के बीच में माध्यम भर दिया, उस माध्यम से परावैद्युतांक कितना था, के बराबर 8 है। तो अब बल कितना लगेगा, अब बल का वैल्यू कितना होगा, तो हम जानते हैं कि माध्यम में लगने वाले बल को किससे दिखाते हैं, एफएम से। किससे दिखाते हैं, एफएम से। हवा में लगने वाले बल को कितना दिया है, 80 न्यूटन, और के का वैल्यू कितना दिया है, 8। तो 8 से मार दिए पड़ाक दे, तो पड़ाक दे मारने के बाद आपको कितना मिल गया, 10 न्यूटन। ओ मजा आ गया सर जी, क्या मजा आ गया, बोल दो कि हवा में रखे थे, जब दोनों आवेशों को हवा में रखे थे तो 80 न्यूटन का बल लग रहा था। फिर उठाकर ले जाकर माध्यम में रख दिए
तो 10 न्यूटन का बल लग रहा है। तो इससे क्या अर्थ निकलता है कि आवेशों के बीच में कोई बाहर से परावैद्युत पदार्थ लाकर भर दिया जाए तो बल का वैल्यू घट जाएगा। 80 से घटकर कितना हो गया? 10। इसका मतलब है कि कितना घट गया? तो 1/k गुना से घटा है। कितना से घटा है? 1/k गुना से। ठीक, तो ये क्लियर हुआ। एफएम और एफआई में क्या रिलेशन होता है? तो बेटा एफएम बराबर एफआई अपान के। फिर इन दोनों में किसकी वैल्यू ज्यादा है? माध्यम में आवेशों के बीच माध्यम में लगने वाला बल का वैल्यू कम होता है हवा में लगने वाले बल से। इसका मतलब हम इन्वर्टेड कामा में बेटा क्या पाएंगे? यही क्वेश्चन आप लोगों को यूपी बोर्ड में भी पूछा है और सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया है। जैसे नोट पॉइंट हम लिखेंगे, 2015 के यूपी बोर्ड में पूछा है और 1900 ये यूपी बोर्ड में पूछा। 1999 में जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब ये नीट के एग्जाम में मेडिकल नीट का जो पेपर अभी बच्चे देते हैं, पहले नीट तो था नहीं, अब नीट हो गया है, उसमें ये पूछा गया है 1999। लिखें, क्या लिखोगे कि माध्यम में स्थित बल, किसी भी माध्यम में स्थित बल का मान 1/k गुना से घटता है। कितने गुना से घटता है? 1/k गुना से घट जाता है। चलो अपने कॉपी में लिख लो बेटा, क्या लिखोगे कि यदि आवेशों के बीच में कोई के परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम भर दिया जाए तो अब उन आवेशों के बीच लगने वाला बल 1/k गुना से घट जाता है। ये कब कब पूछा गया है? यूपी बोर्ड 2015 में और नीट 1999 में ये पूछा गया था। ठीक, आंसर क्या था? जैसे यूपी बोर्ड में पूछा गया था तो घट जाता है, बस ऑप्शन लगाना था, और नीट वाले में ऑप्शन में क्या लगाना था? 1/k गुना से घटता है। ठीक, जब ले आकर कोई बाहर से माध्यम भर दिया जाता। आप ऐसे सोचो, आपसे अगर मैं कहूं कि आप हवा में हो तब आप पट दे किसी को पहाड़ दे मारो, उसके मुंह पर टकाए के मुंह में बगल, तब ज्यादा उसको चोट लगेगा कि उसको कहोगे तुम भाई पानी में बैठो अब मैं बल लगाऊं, देखो लगता है, तो कब तुम बल ज्यादा लगेगा? हवा में मारोगे मुंह धुना जाएगा, हवा में मारोगे तो मुंह धुना जाएगा। अब पानी में उनके बीच क्या लगेगा? कम बल लगता है। तो आप इसका शाब्दिक अर्थ यही है कि माध्यम में जो बल लगता है वो क्या होता है? कम, यानी माध्यम में बल का मान घट जाता है। कितना घटता है? 1/k गुना से घटता है। जैसे में आपको इस पर क्वेश्चन यूपी बोर्ड और इसका नीट का क्या क्वेश्चन पूछा गया था ये मैंने पीडीएफ में डाउनलोड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हो। ठीक, ये एसआईपी नंबर कौन सा था? एसआईपी नंबर ये 5 था। अब हम नेक्स्ट, जैसे इस पर और एक क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। ठीक, अब यूपी बोर्ड के 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर दो आवेशों को हम वायु में रखे हैं, यदि दो आवेश, आप किताब में भी देखोगे तो ये क्वेश्चन दिए गए होंगे, तो आप किताब से क्वेश्चन आपको उतार भी सकते हो, नहीं तो सिंपल सी बात है, यूट्यूब पर जाना है, आपको टेलीग्राम का लिंक लेना है और वहां से आप जाकर के आपको पीडीएफ उसमें डाल दिया जाएगा, आप वहां से निकालकर आप नोट्स अपना बना सकते हो, कॉपी में लिख सकते हो। लेकिन कॉपी बनाना बहुत जरूरी है, तभी तो आप एग्जाम में रिवाइज वगैरह करोगे, और नहीं बनाओगे तो इधर उधर कुकुर मुत्ता यस घूमोगे, कुछ मिलने वाला है नहीं। चलो आगे हम चलते हैं। तो कह रहा है कि अगर आवेशों को हमने वायु में रखा है तो वायु में रखने पर बल कितना लग रहा था? F। अगर इसके बीच हम के परावैद्युतांक वाला माध्यम लाकर रख दें, के परावैद्युतांक वाला माध्यम लाकर रख दे तो अब इनके बीच में कितना बल लगेगा? तो हमको पता है कि अगर माध्यम में बल का फार्मूला क्या होता है? Fm बराबर Fa अपॉन क्या होता है? K। तो माध्यम में लगने वाला बल, हवा में लगने वाला बल का वैल्यू कितना दिया है? कैपिटल F, और बटे क्या कर देंगे? K। तो अब आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? F/K नाम का ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि आपको डी वाला ऑप्शन सही है। तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही है। जिस जो ऑप्शन F/K मिलेगा आप उसको टिक लगा देंगे।
तो 2015 2022 का इस पर 2 क्वेश्चन आप लोग कर लिए हो। एक और क्वेश्चन बालक आपको दिया गया है, हम उसको भी बताते हैं। ये क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है, आप बुक में देखोगे तो 2017 यानी 2015 के बाद 22 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये पूछा गया है कि अगर दो आवेशों को वायु में रखा गया है, कहां रखा गया है, वायु में रखा गया है, तब उनके बीच में जो बल लग रहा था वो 80 न्यूटन का लग रहा था। ठीक, और इसके बाद क्या किया गया है कि वही जहां आवेश रखा गया, मान लो यही आवेश दोनों ऐसे ऐसे रखे गए हैं, अब इनके बीच में एक परावैद्युत माध्यम लाकर भर दिया जाता है। कोई भी पदार्थ लाकर आप भर दोगे तब इनके बीच लगने वाला बल बताओ घटेगा कि नहीं। तो इनके बीच परावैद्युत माध्यम जब रख दिया जाता है तब इनके बीच जो बल लगता है, माध्यम में जो बल लगता है वो 10 न्यूटन का मान लो लगता है। कितने न्यूटन का मैं देख लेता हूं कितना दिया था, इजेक्ट डाटा 8 न्यूटन दिया है, तो 8 न्यूटन का बल लगता है। अब इनके बीच कितने न्यूटन का बल लगता है, 8 न्यूटन का बल लगता है। तो कह रहा है कि इस माध्यम के का वैल्यू क्या होगा। ए भैया, तो हम लोग सूत्र तो पढ़े हैं, क्या लिखेंगे, फार्मूला यूज्ड। फार्मूला क्या यूज करोगे बेटा, बोलो जल्दी से। एम बराबर रखवाए थे नहीं, एफ बराबर एम आए थे, तो एम बराबर एफ ए अपान क्या करोगे के। तो माध्यम में कितना बल लग रहा है देख लो जरा सा, 8 न्यूटन लग रहा है। हवा में कितना बल लग रहा है, 80 न्यूटन लग रहा है। बटे क्या कर दिए, अब इसको काटोगे 10 बार में ये सट जाएगा, तो के बराबर आपको मिल जाएगा 10। के बराबर कितना मिल जाएगा, 10। तो के का कोई मात्रक नहीं होता इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक, तो ये 10 न्यूटन आ गया। ठीक, और एक आपका और क्वेश्चन पूछा गया है, एक और क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, एक और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है 2022 के एग्जाम में। 2022 के एग्जाम में यूपी बोर्ड में एक और क्वेश्चन पूछा गया, बैक टू बैक। इसको जल्दी से देखो, पीडीएफ डाउनलोड करके आप कॉपी पे नोट करो, कॉपी पे लिखो। कह रहा है कि K1 माध्यम में बल F लग रहा है। K1 जैसे वायु में बल F लग रहा था, तो इस बार K1 माध्यम में बल F लग रहा है। इसके बाद अलग से, ये तो K1 में F तो है, अब अलग से एक दूसरा माध्यम लाकर इसी में घुरा दिया है, लाकर इसी में पहुंच दिया है कि वो दूसरा माध्यम ले गया। तो अब दूसरा माध्यम कौन डाला है, जिसकी परावैद्युतांक क्या है, K2 है। तो अब कह रहा है अब आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा, ये दो आवेश है Q1 Q2, अब आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा। तो अब आवेशों के बीच लगने वाला जो बल आएगा F डैश, जैसे वायु में F लग रहा था तो वैसे अब K1 में F लग रहा है। अब कौन बाहर से लाकर डाले हैं, K2, तो जो हम बाहर से लाकर डालते हैं उसका तला क्या है, उसका भाग नीचे देते हैं। ठीक, तो F डैश बराबर क्या हो जाएगा, K1F डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, K2। तो ये आप याद कर लेंगे, K1F डिवाइडेड बाई K2 हो गया। ठीक, तो इस तरीके से ये वाला काम आप लोग का खत्म हुआ है जैसे। ठीक भाई, आगे चलते हैं, आगे गाड़ी को बढ़ाते हैं। तो SIP नंबर 5 हमारा क्लियर हुआ। SIP नंबर 5 में आप एक लाइन डाले हो कि आवेशों के बीच में अगर के परावैद्युतांक वाला कोई विद्युत रोधी पदार्थ कोई भी माध्यम लाकर भर दिया जाए तो उन आवेशों के बीच लगने वाला बल 1/k गुना से घट जाएगा। तो फार्मूला क्या पा जाओगे, Fm बराबर Fi अपान K। क्लियर है, क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया। अब हम SIP नंबर 6 पर आते हैं। SIP नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा, इसको देखते हैं। मेरे पास दो आवेश हैं, एक आवेश कितना था कूलाम के नियम में Q1, एक आवेश मेरे पास Q2 है। हम मान लेते हैं ये दोनों आवेश वायु में सिचुएटेड है, वायु में प्लेस्ड किए हैं। कितने डिस्टेंस पर प्लेस्ड किए हैं, स्मॉल r दूरी पर ये रखे गए हैं। ठीक, तो अब हम पूछें कि कौन आवेश किस पर बल लगा रहा है, Q1 Q2 पर लगा रहा है कि Q2 Q1 पर। तो आप एक बात जान जाओ, Q1 Q2 पर बल लगाता है और Q2 Q1 पर, दोनों एक दूसरे पर बल लगाते हैं। तो अगर मैं कहूं Q1 Q2 पर कितना बल लगा रहा है, उसको F1 से मान लो डिनोट कर देते हो, कितना लगा रहा है, फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
Q1 ने Q2 पर लगाया, Q1 Q2 कितनी डिस्टेंस से लगाया है, स्मॉल r डिस्टेंस से लगाया है, स्मॉल r का स्क्वायर। अब मैं उल्टा पूछूं कि Q2 ने Q1 पर कितना बल लगाया, तो कहोगे सर ये तो परम धर्म कर्तव्य है कांस्टेंट लिखना। लिख दो, आप लिख दिए हम। कितना लिखिए, 1/4πε0। अब कौन किस पर बल लगाया है, Q2 ने Q1 पर लगाया। तो अब क्या लिखोगे, Q2 गुणे Q1 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। सही, एक नंबर का बात। Q1 ने Q2 पर लगाया तो Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, Q2 ने Q1 पर लगाया तो Q2 Q1 बटे r स्क्वायर। तो बात तब दोनों को हम ध्यान से देखो, दोनों आदमी को ध्यान से देखो तो बल का वैल्यू समान है कि नहीं। तो F1 बराबर F1 का अगर हम मैग्नीट्यूड लें और F2 का अगर मैग्नीट्यूड लें तो दोनों मैग्नीट्यूड आपस में क्या होते हैं, बराबर। यानी F1 बराबर क्या पाया जाता है, F2। तो इस तरीके से हमने ये पाया SIP नंबर 6 में क्या पाए बेटा, लेकिन इनकी जो दिशा होती है वह विपरीत होती है। ठीक, क्योंकि Q1 अगर ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है, तो प्लस वाला माइनस को अपन ओर खींचेगा तो F1 बल का दिशा ये हो जाएगा, माइनस वाला प्लस को अपन ओर खींचेगा तो F2 बल की दिशा ये हो जाएगा। सब एक दूसरे को खींचेंगे, ई वाला इधर खींचेगा, ई वाला इधर खींचेगा, तो दोनों एक दूसरे में खींची खींचा चलेगा, रस्सा कस्सी वाला गेम चलेगा। तो खींची खींचा इन दोनों में चल रहा है भाई। तो ये दोनों एक दूसरे के, तो हमने क्या पाया कि दोनों आवेश, अब इन्वर्टेड कॉमा में आप अपने नोट्स में क्या लिखेंगे बालक, जल्दी जल्दी फटाफट लिखो। दोनों आवेश एक दूसरे के बराबर परंतु विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। तो अब हम ये बात समझ में आया कि ये वाली चीज हम कहाँ पढ़े हैं, न्यूटन के तीसरे नियम में पढ़े। नहीं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाता है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाता है। न्यूटन का तीसरा नियम पढ़े कि नहीं। तो इसका मतलब है कि यह कूलाम का जो नियम है न्यूटन के तृतीय नियम का भी पालन करता है। यानी दोनों बल एक दूसरे के बराबर परंतु विपरीत दिशा में हैं। इसका मतलब है कि कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, जिसे आप क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते थे। अब बेटा ये तो हो गया। इसके बाद सातवीं SIP हम लोग क्या पाएंगे, सातवीं SIP बेटा क्या पाएंगे कि सातवीं SIP ये है कि अगर दोनों बल एक दूसरे के बराबर हैं, यानी पहले ने अगर बल मान लो लगाया 80 न्यूटन का, तो दूसरा कहां पीछे हटने वाला है, करे तू लगेगा तो हम लगाई। यानी पहले ने 80 लगाया तो दूसरका वाला भी तो 80 भिड़ाएगा, तो दूसरका वाला ने भी कितना लगा दिया, 80 न्यूटन का लगा दिया। भाई तू लगेगा तो हम लोग तो लगाई, मानत थोड़ो नहीं। ठीक, तो पहले ने 80 लगाया तो दूसरका वाला ने भी 80 लगाया। अब इन दोनों बलों का अनुपात अगर ले लिया जाए, रेशियो ले लिया जाए F1 अपान F2, तो 80/80 बराबर क्या पाओगे, 1/1। अब मजे का बात आया, अब मजे का बात क्या आया कि इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगता है, बलों का अनुपात सदैव एक संबंध एक होता है। भले ही आवेश का वैल्यू कुछ भी हो, इससे अपने को लेना लागना नहीं है। क्या आंसर है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का अनुपात सदैव एक संबंध एक होता है। तो इस तरीके से यह सातवीं SIP आपका क्लियर हुआ। तो सातवीं SIP क्लियर होता है तो क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सातवीं SIP पर क्वेश्चन 2014 में पूछा है। क्या पूछा है बालक, हम क्वेश्चन आपको बताते हैं। पूछा है +1 माइक्रोकूलाम आवेश व +4 माइक्रोकूलाम का आवेश, +1 माइक्रोकूलाम आवेश व +4 माइक्रोकूलाम के दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का अनुपात हम लोग ऑलरेडी रख चुके हैं सातवीं SIP में।
क्या रटे हो? इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का अनुपात सदैव एक संबंध एक होता है। तो जो भी आपको मिलेगा धीरे से टिक लगा के गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे कि बैठकर ताकोगे? नहीं नहीं सर, ताकेंगे नहीं, गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। आगे चलते हैं। 7 SIP क्लियर हो गया है। SIP को आप दोहराओ, फिर आगे की SIP पढ़ो। पहले दोहरा लो जल्दी जल्दी। आपको 5 मिनट का समय है। इस 5 मिनट के में आपको पूरा दोहरा लेना है। दोहरा के फिर से आओ, फिर से वीडियो को देखो, स्टॉप कर लो वीडियो को, पहले दोहराओ, इसके बाद देखो बेटा, तभी तो बात को आगे बढ़ाएंगे। या तो कुछ भी करो। चलो हम 8वीं SIP आ जाओ। अब 8वीं SIP क्या कह रहा है कि सर जी कूलाम का जो नियम होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं व्युत्क्रम वर्ग नियम। यानी कूलाम का जो नियम होता है यह व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता था। गुरुत्वाकर्षण बल में भी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² आया था और इसमें भी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² आया था। गुरुत्वाकर्षण बल भी संरक्षी बल होता था, वैद्युत बल भी संरक्षी बल है। बोलो, वो भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन, ये भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। तो अब अपने कॉपी में नोट्स में एक लाइन में पढ़ा दे, क्या लिखोगे? सख्त दे लिख लो। क्या लिखोगे बेटा? बोलो जल्दी जल्दी बोलो भाई, बोल बोल के पढ़ो। क्या पढ़ोगे? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² को व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं। पहले अपने कॉपी में क्या लिखोगे? बोलो जल्दी से कि कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। अब व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या होता है? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² को व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं। ठीक, PDF आपको बता दिया गया कहां से मिलेगा। अब इससे हमें 2 पॉइंट पढ़ना है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² से हमें 2 पॉइंट पढ़ना है। ठीक, अब हमने यहां से क्या पढ़ा है भाई? यहां से हम यही चीज पढ़े हैं कि अब जैसे r का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो f का वैल्यू यहां से कम हो जाएगा। r का वैल्यू ज्यादा से भाग देंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा? कम मिलेगा कि नहीं? जैसे तुम समझो तुम बाप मतारी के अपने अकेले हो तो सारा बाऊ का जितना भी जय बीघा का जमीन है वो तुमको मिलेगा। अकेले लेके कन्न हो जाओगे। जैसे हम अकेले हैं तो हम पूरा पाएंगे। लेकिन अगर तुम 2 भाई हो तो हिस्सा में आधा बचेगा कि नहीं? 10 बीघा में से 5 बीघा तुम है, 5 बीघा चपनी के। बोलो, तो अब बताओ ये भाग में है ना? तो भाग में है तो बताओ कम हो गया कि नहीं? 10 बीघा में से 5 बीघा। तो इसका मतलब है कि अगर आवेशों के बीच का दूरी बढ़ाया जाएगा तो उनके बीच लगने वाले बल का मान धीरे धीरे क्या होता जाएगा? बालक घटता चला जाएगा। अगर आवेश यहाँ पर है बल F1, यहाँ पर है बल F2, यहाँ पर है बल F3, यहाँ पर है बल F4, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी? वैल्यू दोनों आवेश Q1 Q2 ही लिए हैं हमने, सेम। तो F1 ग्रेटर देन F2, F2 ग्रेटर देन F3, F3 ग्रेटर देन F4। इसका मतलब आप क्या लिखोगे इन्वर्टेड कॉमा में कि आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान घट जाता है। और इसका उल्टा भी आप पढ़ सकते हो, आवेशों के बीच की दूरी कम करने पर उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ जाता है। जस्ट उल्टा है। ठीक, ये बात आप नोट कर लोगे बेटा, जल्दी अपने कॉपी में नोट कर लो। वीडियो रोक के आप नोट कर लिया करो। ठीक, अब हमको इसमें 2 पॉइंट पढ़ना है, जिसमें से इन दोनों पॉइंट को आप पढ़ लोगे तो इस टॉपिक का क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। जैसे ये है, पहला है, 2 ही हम पढ़ाएंगे, इसके बाद आप अपने से तर्क लगा देंगे। ठीक, अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो स्मॉल r है इसको 2 गुना कर दिया जाए। कै गुना? 2 गुना कर दिया जाए तो अब इनके बीच लगने वाले बल का वैल्यू क्या होगा? यदि आवेश से सुनो, यदि आवेशों के बीच की दूरी 2 गुना कर दिया जाए तो अब इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है F डैश, वो क्या होगा? क्या निकाल दो।
अब यहां से देखो, ये आप पढ़े क्या, किस नियम का पालन कर रहा है? व्युत्क्रम वर्ग नियम का। किसका? व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। तो दो गुना का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/2। ये व्युत्क्रम कर दिए, फिर क्या कर दो? ये व्युत्क्रम कर दिए, अब फिर क्या कर दो? वर्ग। तो 1/2 का वर्ग करोगे तो 1/4। तो बल कितना हो गया? 1/4। 1/4 का मतलब होता है 1/4। इसका मतलब है कि यदि आवेशों के बीच की दूरी 2 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला जो बल आ जाएगा वह 1/4 हो जाएगा। अर्थात एफ डैश बराबर कितना होगा बेटा? F/4। एफ डैश बराबर F/4। तो ये एक पॉइंट था, आप इसको तैयार कर लेंगे और ये आपको देता जाएगा। आगे जैसे जैसे आप कूलॉम्स लॉ पढ़ोगे तो न्यूमेरिकल में ये सब आपको मदद करता जाएगा। बी वाला जो पॉइंट इसका हम पढ़ने वाले हैं, जब आपने 2 गुना किया तो बल, दूरी को बढ़ाकर 2 गुना किए तो बल घटकर एफ डैश बराबर 1/4 हो गया। तो एफ डैश बराबर क्या हो गया? F/4 हो गया। अगला जो क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, 2011 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2011 में, इसका बी वाला। अब तुम कहोगे सर मैं दूरी बढ़ाया, बेटा कहोगे सर आपने दूरी को बढ़ाया तो बल घटकर 1/4 हो गया। अब कहीं दूरी को घटाकर मुझे बताओ कि दूरी को घटाने पर क्या होगा? ओ चलो, दूरी को 2 गुना किए तो 1/4 हुआ। दूरी को घटाकर तनिक चेक करते हैं कि क्या होगा। चलो तो हम दूरी को घटाकर आधा कर देते हैं। अब हम दूरी को घटाकर क्या कर दिए? आधा। तो दूरी को घटाकर आधा। आधा का मतलब क्या होता है? बोलो, 1/2। आधा का मतलब 1/2। और नियम किस नियम का पालन करता है? व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। किस नियम का? व्युत्क्रम वर्ग नियम। तो इसका व्युत्क्रम करोगे तो क्या पाओगे? 2/1 व्युत्क्रम, फिर क्या करना? वर्ग। इसका वर्ग कर दो तो 2/1 का वर्ग कितना पा जाओगे? 4/1। ओह, बल कै गुना आ गया? बल 4/1 का मतलब ऊपर 4, बल कै गुना? बोलो जल्दी से। बल 4 गुना हो गया। यानी अब जो नयका वाला बल आएगा तो 4F आएगा। तो आपको बातें समझ में आ गई कि दूरी आधा करने पर बल 4 गुना हो जाएगा। तो ये व्युत्क्रम वर्ग नियम से ये 2 क्वेश्चन आपने सीख लिया है। तो यहां से आप समझ जाए तो, या डायरेक्ट ट्रिक आपको बताओ, दूरी को 2 लिखो, यहाँ दूर आर की जगह 2 गुना वाले में यहाँ क्या लिखोगे? 2। तो 2 का वर्ग 4, तो 1/4। 1/4 का मतलब 1/4। ठीक, हाँ सर जी, बात समझ में आ गया। अब इसको करो, दूरी को आधा, तो आर की जगह क्या लिखोगे? 1/2। 1/2 का वर्ग करोगे तो 1/4। 1/4 उलट के जाएगा ऊपर। पता है कि नहीं उलट के जाएगा ऊपर? मैथ वालों के मैथ के नियम के 1/4, यहाँ पर 1/4, तो 4 जाएगा ऊपर, तो 6 गुना हो गया। 4 गुना मैथ का रूल है, जिसकी देखो फिजिक्स की सबसे खास बात बेटा क्या होती है, आप लोग समझ जाओ। आपको मैथ आनी चाहिए, कुछ न कुछ आपको मैथ आनी चाहिए। फिजिक्स में मैथ का बहुत रोल है। फिजिक्स इज नॉट द मैथ एंड मैथ इज नॉट फिजिक्स, बट बोथ आर हेल्पफुल ईच अदर। बात समझे ना? बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आपको हल्की फुल्की मैथ तो आनी चाहिए, बेसिक मैथ। अब बायो वाले बायो जरूर ले लेते हैं बेटा, लेकिन ये मत सोचो कि आप बायो ले लिए तो आप मैथ से बच जाओगे। आपको हर कदम पर मैथ आपको जकड़ के रखेगा। इसलिए आपको क्लास 9, 10 का मैथ, 7, 8 का मैथ, बेसिक मैथ आपको आनी चाहिए। अगर मान लो किसी कारोबार से आप ज्यादा कमजोर हो बेटा, आप नहीं समझा, तो आप किसी अपने अगल बगल कोई भी अगर होगा तो उससे आप 1 घंटा 2 घंटा जाकर उससे बेसिक चीजें आप पढ़ लो, जो भी आपके समझ में आता है। या अपने क्लास में जो मैथ में बच्चे थोड़ा सा ठीक होते हैं, आप उनसे जाकर आप पूछ लिया करो कि यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे हुआ है, तो आपको थोड़ा बहुत बता देंगे। ठीक, चलो आओ। तो ये वाली SIP मेरी क्लियर हो गई है। अब हम नेक्स्ट SIP जो पढ़ने वाले हैं, अगला 9वीं SIP, जो 9 वाली SIP मेरे को पढ़ना है, यह कूलाम का नियम वेक्टर के रूप में। किसके रूप में? कूलाम का नियम वेक्टर के रूप में। कूलाम का नियम वेक्टर के रूप में कूलाम का नियम। ए भाई, ये
किसी भी बोर्ड एग्जाम में आप बैठोगे, चाहे कोनो बोर्ड एग्जाम हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, फलाना ढिकाना कोनो बोर्ड हो भैया, लेकिन ये आपसे पूछा ही जाता है। ठीक, नहीं तो आप पेपर उठा के देखो, ठीक, किसी भी बोर्ड का पेपर उठा के देखो। जैसे मैं अगर यूपी बोर्ड को फिलहाल बात करूं तो ये 2016 और 2017 में भी पूछा गया है। मुझे लगता है कि 2025 में भी ये आएगा। इस बार हो सकता है आए, नहीं तो अगले साल तो आना तय है। तो आपको क्यों मिला के पढ़ना है? तो अब वेक्टर के रूप में आपको बल पढ़ना है। तो हम वेक्टर से रिलेटेड आपको थोड़ी सी एक बात बताते हैं बेटा। वेक्टर आपको क्लास 11 में पढ़ लो। हाँ, एक और बात आपको हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि आप वेक्टर नाम का जो चैप्टर है क्लास 11 के फिजिक्स में, और डायमेंशन, यूनिट और डायमेंशन, मात्रक और बिली सूत्र और वेक्टर, ये 3 टॉपिक आप चाहे जैसे आप इसको पढ़ लो। ठीक, मैं तो नहीं पढ़ाने वाला हूं, क्लास 12 में तो नहीं पढ़ाने वाला हूं। वहां कहोगे सर आप ही वीडियो बनाकर हम लोगों को दे दीजिए, तो फिलहाल तो मैं नहीं देने वाला हूं। इस समय मैं 5-6 दिन से तो मेरा ये वीडियो लेक्चर चल रहा है बेटा, इसी बार मैंने स्टार्ट किया है। तो इन फ्यूचर भले आपको मिल जाएगा, लेकिन इन फ्यूचर आप पास होकर निकल जाओगे। तो इसलिए मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, ये 2 टॉपिक जाकर आप खुद से पढ़ लो, या चाहे जैसे वो आपका काम है बेटा, पढ़ लेना। मैं जितना भी हो सकता है मैं तो उतना बता दूंगा, लेकिन पढ़े रहोगे तो आपकी गाड़ी आगे दौड़ेगी। इस तरीके से गाड़ी चलाओगे, उस तरीके से गाड़ी आगे दौड़ेगी। चलो हम चलाते हैं, अपने टू द पॉइंट आते हैं, बखूबी कम करते हैं हम क्लास में। ठीक, तो मेरे पास देखो एक होता है, 3 एक्सिस मेरे पास होती हैं। एक को आप एक्स एक्सिस कहते हो, एक को आप वाई एक्सिस कहते हो, एक को आप जेड एक्सिस कहते हो। कह लिए तो एक्स एक्सिस कोई भी अगर मेरे पास वेक्टर राशि, जैसे F बराबर 2 न्यूटन नाम का वेक्टर है, F बराबर 2 है, तो बल एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर मैं तो उसे वेक्टर के रूप में लिखो तो कहोगे सर बल को वेक्टर के रूप में लिखना है तो उसके ऊपर तीर लगाओ। अब तुम इसके ऊपर तो तीर लगा दे, इसको तो वेक्टर बना दिए, लेकिन ये 2 को तो नहीं ना बना पाए भाई इसके ऊपर लगाए तो इसके ऊपर भी लगाओ, तो ऐसे तो लगाओगे नहीं। तो अब हम इसको वेक्टर कैसे बनाएंगे, 2 न्यूटन को वेक्टर हम कैसे बनाएंगे, इसी को प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं। तो हम कुछ ऐसा, वेक्टर मीन्स क्या होता है? वेक्टर मीन्स होता है परिमाण भी रहे और दिशा। वेक्टर मीन्स परिमाण और दिशा रहे। तो इसके पास तो केवल भू के पास केवल क्या है? परिमाण है, लेकिन दिशा नहीं है। तो हम अलग से इसको क्या देने की कोशिश करेंगे? इसको दिशा। अलग से इसको क्या देने की कोशिश करेंगे? दिशा। तो दिशा देने का मेरे पास क्या टेक्निक होता है, लेकिन कुछ ऐसा हमको कर देना है कमाल कि केवल इसके पास रहे दिशा, लेकिन इसके मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क पड़ने वाला ना हो। तो ऐसे चीजों को कि केवल दिशा अगर हमें देना पड़ता है तो उससे हम एकांक वेक्टर के रूप में देते हैं। किस वेक्टर के रूप में देते हैं? एकांक वेक्टर। अब इसके विषय में ज्यादा परिभाषा नहीं पढ़ाएंगे। किसी भी वेक्टर को एकांक वेक्टर लिखना होता तो उसके ऊपर हम कैप लगा देते हैं। तो जैसे आई कैप हो गया, जे कैप हो गया, के कैप, ये सब तीनों कैसी क्वांटिटी हैं? एकांक वेक्टर हैं। तो डायरेक्ट हम आते हैं, जो हमको बोलना है बेटा, लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि ये सब पिछले क्लास की चीजें हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लोग, जैसे आपको याद क्या करना है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, आप याद करें। ऐसे याद करो x कामा y कामा z बराबर, ऐसे याद करो i कामा j कामा k, i j k, x y z i j k, x y z i j k। इसी को ऊपर एकांक वेक्टर लगा दो। ठीक, क्या लगा दिए? एकांक वेक्टर आपने लगा दिया। तो एक्स वाई जेड, जहां आई कैप को, यानी आई कैप को एक्स की तरफ आई कैप लिखोगे, वाई की तरफ जे कैप लिखोगे, जेड की तरफ के कैप लिखोगे। वेक्टर मेरे सिलेबस में बहुत आने वाला है, क्लास 12 के फिजिक्स में बहुत आएगा। अब हम आई कैप को क्या करेंगे? रखोगे क्या? एक्स वाई जेड। एक्स की दिशा में क्या लिखोगे? आई कैप, वाई की दिशा में क्या लिखोगे? जे कैप, और जेड की दिशा में क्या लिखोगे? के कैप। तो आई कैप क्या है? तो आई कैप हो गई, कैप लग गया तो मतलब क्या है? एकांक सदिश है। किसकी दिशा में है? तो एक्स अक्ष की दिशा में है। इसे बोलोगे क्या? बोलो, क्या बोलोगे? मेरे साथ बोलो, क्या बोलोगे?
यक्स अक्ष की दिशा में, किसकी दिशा में, यक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। क्या बोलोगे, बोलो एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। ऐसे जे कैप को क्या बोलोगे, वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। के कैप को क्या बोलोगे, जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। अब हम वेक्टर कैसे बनाएंगे, ठीक, थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं, आपको समझा देते हैं, तब हम कूलाम के नियम पर आएंगे। तो वेक्टर हम कैसे बनाएंगे, जैसे यह बराबर मुझे दे दिया 10 न्यूटन। अब कह रहा है कि मैं एक वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, और हम लोग इस पर फोर्स अप्लाइड किए हैं, कितने न्यूटन का फोर्स इस पर लगाए हैं, 10 न्यूटन का। किधर लगाए हैं, अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस की ओर हमने इस पर बल लगाया है, ठीक। तो अब इसे वेक्टर के रूप में लिख दो, तो इधर तो आप तीर लगा दोगे, इधर 10 है, बोलो अब 10 किधर है, एक्स अक्ष की तरफ, तो 10 को तुम सदिश बनाओगे तो एक्स अक्ष की तरफ क्या लगाकर इसको सदिश बनाओगे, कहोगे सर आई कैप लगा दो, हो गया। अब यही वाई अक्ष पर मान लो हम लगा देते हैं 20 न्यूटन पर, तो कहते सर वाई एक्सिस पर लगाए तो 20 और वाई एक्सिस के लिए जे कैप लगाओ। अगर यही हम जेड एक्सिस पर लगा देते 30 न्यूटन का बल, जेड एक्सिस पर 30 न्यूटन का, तो कहते सर एफ डैश बराबर 30 के कैप लिख दो, 30 के कैप न्यूटन। तो इस तरीके से आप वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। किसी भी वैल्यू को अगर आपको वेक्टर के रूप में, किसी भी वेक्टर के वैल्यू को वेक्टर के रूप में अगर आपको लिखना है तो एक्स अक्ष की तरफ आई कैप, वाई अक्ष की साइड जे कैप और जेड अक्ष के साइड के कैप आप लगा दोगे, आपका काम हो जाएगा। अब आओ हम, चलो ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं अपने कूलाम के नियम पर आते हैं कि कूलाम के नियम को वेक्टर के रूप में लिखिए, ठीक। तो हमारे पास कूलाम के नियम में बल का फार्मूला हम पाए हैं। अगर मैं माध्यम में पूछूं आपसे, माध्यम में क्या पाए, तो यहाँ पर के लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, Q1 लिखोगे, Q2 लिखोगे बटे R का स्क्वायर। ऐसे वेक्टर के रूप में लिखना, तो इनके ऊपर तो तीर लगा के काम कर जाएगा। अब इधर हमको क्या लिखना पड़ेगा, आई कैप या जे कैप या के कैप। लेकिन कब लिखेंगे, जब एक्स अक्ष देता तो आई कैप, जब वाई अक्ष देता तो जे कैप, जब जेड अक्ष देता तो के कैप। तो फिलहाल तो कोई अक्ष नहीं दिया है, फिर क्या लगाएंगे, तो जब कोई अक्ष नहीं दिया है तो अपने से एक जनरल भाषा यहां पर लगा देते हैं, नीचे वाले को देखकर क्या लगा देंगे, आर कैप। तो आर कैप आप लगा दोगे, तब ये जाकर के ये कूलाम का नियम वेक्टर के रूप में हो जाएगा, कूलाम बल वेक्टर के रूप में हो जाएगा, ठीक। जहां अब एक फार्मूला और इसको कन्वर्ट करते हैं, आर कैप की वैल्यू आप लोग क्या याद